कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जो बारूद के ढेर पर बैठा हो और एक ऐसी चिंगारी जो एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दे। ये कहानी है 1857 के भारत की। ये सिर्फ इतिहास का कोई पुराना पन्ना नहीं है। ये उस एक घटना की पड़ताल है जिसने हमारे देश की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम 1857 के विद्रोह की परतें खोलेंगे, जवाब खोजने के लिए नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने के लिए। तो सवाल यही है, और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। 1857 की वो महान घटना असल में थी क्या? क्या वो सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों का गुस्सा था जो यहां वहां भड़क कर शांत हो गया, या फिर ये आज़ादी के लिए भारत की पहली संगठित आवाज थी, हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम? इसका जवाब ही तय करता है कि कोई देश अपने इतिहास को, अपनी विरासत को किस नज़र से देखता है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कमाल की बात यह है कि एक ही घटना की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। अंग्रेजों के लिए उनकी किताबों में यह बस एक सिपाही विद्रोह था, मतलब एक छोटा मोटा लोकल मामला, सेना के अनुशासन की एक प्रॉब्लम, बस। लेकिन वीडी सावरकर जैसे भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए यह बहुत बड़ा, बहुत गहरा मतलब रखता था। उनके लिए यह था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, एक ऐसी लड़ाई जिसकी नींव में एक आजाद राष्ट्र का सपना था। तो सवाल उठता है, ये आग लगी कैसे? देखिए, ऐसी बड़ी घटनाएं रातों रात नहीं होती। इसके पीछे करीब 100 सालों से सुलग रहा गुस्सा था। तो अब हम उन्हीं वजहों को समझेंगे, वो छोटी छोटी चिंगारियां जो धीरे धीरे इकट्ठा होकर एक भयंकर तूफान बन गई। इस गहरे गुस्से को बेहतर समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांट सकते हैं: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैनिक कारण। ये वो 4 खंभे थे जो ब्रिटिश शासन के बोझ तले धीरे धीरे टूट रहे थे। तो चलिए एक एक करके इन सभी पहलुओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीति की। लॉर्ड डलहौजी एक नीति लेकर आए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर किसी राजा का अपना कोई वारिस नहीं है तो उसका राजपाट सीधा अंग्रेजों का हो जाएगा। झांसी, सतारा, नागपुर, एक के बाद एक कई राज्य इस नीति का शिकार बने। ये सिर्फ जमीन हड़पने की बात नहीं थी, ये भारतीय शासकों के सम्मान पर, उनकी विरासत पर हमला था, और इसने राजघरानों में गुस्से की आग भड़का दी। आर्थिक मोर्चे पर तो मानो भारत को सिस्टमैटिकली निचोड़ा जा रहा था। अंग्रेजों की नीतियों ने भारत के मशहूर कपड़ा उद्योग और दूसरे हैंडीक्राफ्ट्स को बर्बाद कर दिया, और दूसरी तरफ किसानों और कारीगरों पर इतने भारी टैक्सेस लगाए गए कि उनकी कमर ही टूट गई। भारत का पैसा इंग्लैंड जा रहा था और भारत में गरीबी बढ़ती जा रही थी। समाज और धर्म के स्तर पर भी एक अजीब सी बेचैनी थी। ईसाई मिशनरियों का बढ़ता दखल, भारतीयों के साथ खुलेआम रंगभेद और सती प्रथा का अंत जैसे सुधार। भले ही कुछ सुधार नेक इरादे से किए गए हों, लेकिन आम लोगों को लगा कि ये उनकी परंपराओं, उनके धर्म पर सीधा हमला है। और फिर सेना, वही बारूद का ढेर जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। सोचिए, भारतीय सिपाही कंपनी की फौज की रीढ़ की हड्डी थे, लेकिन बर्ताव कैसा होता था उनके साथ? दोयम दर्जे का। वेतन कम, प्रमोशन के कोई चांस नहीं, और अंग्रेज अफसरों से रोज रोज का अपमान। यह जहर धीरे धीरे उनकी वफादारी को खत्म कर रहा था। और फिर वो चिंगारी गिरी। एक नई राइफल आई, एनफील्ड राइफल, और उसके कारतूसों को लेकर एक अफवाह आग की तरह फैल गई। अफवाह ये थी कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए दांतों से काटना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के लिए ये उनके धर्म पर, उनकी आत्मा पर हमला था। बस बारूद में आग लग चुकी थी। तो जो चिंगारी एक सिपाही के गुस्से से भड़की थी, वो देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल गई। चलिए देखते हैं कि कैसे ये विद्रोह एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचा। घटनाएं बहुत तेजी से घटी। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने पहली आवाज उठाई। फिर 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी, और वो रुके नहीं, सीधा दिल्ली की ओर बढ़ चले। अगले ही दिन 11 मई को वो दिल्ली में थे, और वहां उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता और हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। इस नक्शे में साफ दिखता है कि ये विद्रोह असल में उत्तर और मध्य भारत में केंद्रित था। दिल्ली तो इसका सेंटर पॉइंट था ही, लेकिन लखनऊ, कानपुर, झांसी, ये सब लड़ाई के बड़े गढ़ बन गए। हर शहर में अपनी एक अलग भीषण जंग चल रही थी। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, इस विद्रोह का कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था।
दिल्ली में कमान असल में जनरल बख्त खां के हाथ में थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल लड़ रही थी, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे, और झांसी में जाहिर है रानी लक्ष्मीबाई। इस बिखरे हुए नेतृत्व की वजह से विद्रोह को स्थानीय स्तर पर तो ताकत मिली, लेकिन एक बड़ी संगठित लड़ाई की कमी रह गई। इतनी बहादुरी और शुरुआती कामयाबियों के बाद भी ये विद्रोह आखिर नाकाम क्यों हो गया, और इससे भारत को क्या मिला, इसकी विरासत क्या रही, इसके नतीजों को समझना बहुत जरूरी है। इसकी नाकामी के पीछे कई वजहें थीं। पहली तो, जैसा हमने देखा, कोई एक लीडर नहीं था। दूसरा, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला, ज्यादातर उत्तर तक ही सीमित रहा। और एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि कई बड़े भारतीय राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। दूसरी तरफ अंग्रेज ज्यादा ऑर्गेनाइज थे, उनके पास पैसा था, और एक गेम चेंजर था टेलीग्राफ, जिससे वो तेजी से आपस में बात कर पा रहे। लेकिन नाकाम होने के बावजूद इस विद्रोह ने सब कुछ बदल दिया। एक युग का अंत हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज, एक ट्रेडिंग कंपनी जो देश पर हुकूमत कर रही थी, उसका राज खत्म हो गया, और अब भारत पर सीधा ब्रिटिश सरकार का, यानी महारानी विक्टोरिया का शासन शुरू हुआ। ये बदलाव आया 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ। ये साल सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारतीय इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत है। यहीं से ब्रिटिश राज का आगाज हुआ। मशहूर इतिहासकार एस.एन. सेन ने इस पर एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने लिखा, जो धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ था, वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। मतलब जो लड़ाई शायद धर्म को बचाने के लिए शुरू हुई थी, वो लड़ते लड़ते आज़ादी की लड़ाई बन गई। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इतने बड़े पैमाने पर फैला विद्रोह, जिसमें समाज का हर तबका शामिल था और जिसके नतीजे इतने जबरदस्त रहे, उससे इतिहास में कैसे याद रखा जाना चाहिए? सिपाही विद्रोह या पहला स्वतंत्रता संग्राम? शायद इसका जवाब ये या वो में नहीं है। असल बात यह है कि 1857 ही वो पल था जब एक विद्रोह के भीतर से स्वतंत्रता संग्राम का आइडिया पैदा हुआ। ये वो चिंगारी थी जिसे भले ही उस वक्त बुझा दिया गया, पर इसने आज़ाद भारत के सपने को ऐसी आग दी जो अगले 90 सालों तक बुझी नहीं।